हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पर्धा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और यहाँ पे आप देखने आए हैं कि हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं मैथ्स के रिलेटेड। ठीक है, जो कि सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। क्लास 12 मैथमेटिक्स की यहाँ पे बात है। और ये जो करंट वीडियो है ये हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कहाँ से करेंगे ये क्वेश्चंस? हमारा जो एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था 8/3/2025 को और 24-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है बच्चे। क्वेश्चन पेपर का कोड है 6551 और सेट 1 में से जितने भी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे हमने इस वीडियो में क्या किए हुए हैं, कवर किए हुए हैं। तो इस वीडियो में आपको मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ और अगर उस क्वेश्चन पेपर में कोई शॉर्ट क्वेश्चंस या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चन या केस स्टडीज़ इस टॉपिक के रिलेटेड आई होगी तो वो हम यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ये वीडियो सीरीज़ जो है वो चैप्टर वाइज एनालिसिस है बच्चे क्वेश्चन पेपर्स का, जो आपके सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स में आए थे। तो इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाई है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की, सेम इस पेपर कोड और सेट से रिलेटेड है वो। इसी पेपर में मतलब जो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन आए थे उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख ले, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ठीक है, और अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बच्चे हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे सेक्शन ए के। ठीक है, तो बच्चे एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो 1 नंबर के क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले हम उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं जो मैट्रिसेस का आया था। ठीक है, तो आप जैसे पहला क्वेश्चन है, ये जो नंबर्स आएंगे बेटा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये नंबरिंग क्वेश्चन पेपर की नंबरिंग से ली गई है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो सीरियल ऑर्डर है उसको ध्यान में नहीं रखा। क्वेश्चन पेपर में आप जाके देखोगे इस कोड के पेपर में, ठीक है, जो इस डेट को हुआ था इस सेशन का। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, आप अगर लेना चाहे तो उसका प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस हर एक स्टेटमेंट मेंशन की है। तो नोट टू वरी। ठीक है, बस आप ध्यान से सुनिए और इसको बाद में प्रैक्टिस करिए। ठीक है, 1-2 बार वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फ़ायदा क्या होता है, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि अगले आने वाले सालों में भी हमारे जो पेपर पैटर्न्स हैं उसमें कई बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस, या फिर मिलती जुलती स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। तो जिसके लिए आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहती है अगर उसको प्रीवियस ईयर्स को आप पहले सॉल्व कर लेते हो तो। ठीक है बच्चे, तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़ को और पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू, ए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है बेटा। कहता ए एक मैट्रिक्स है जिसमें कैसे एलिमेंट्स हैं, पहली रो में 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, और फिर वो कह रहे हैं ये एक ए मैट्रिक्स है, तो आप बताइए कि ए क्यूब क्या होगा। ए क्यूब क्या होगा वो हमने निकालना है। ठीक है बच्चे, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इनमें से आपको करेक्ट बताना। तो कई बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से ए के साथ, तो ए क्यूब आ जाएगा। बच्चे ये भी करेक्ट वे है, लेकिन इसका अनदर मेथड भी है। वो कैसे पता चलेगा, इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए। तो अगर आपने मैट्रिसेस की डेफिनेशंस थोड़ी सी भी पढ़ी है, ठीक है, आपको याद होगी बच्चे एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स होती है बच्चे, सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स है क्या। तो हमें पता चला ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये जो है दिस इज़ द, ये इस तरीके से, ये जो है ये प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जब आपको ज़ीरो दिख जाए, ये भी ज़ीरो, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो ज़ीरो दिख रहा है तो वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब क्या है, जब भी आपको डायगोनल मैट्रिक्स दिखे और उसमें आपने उस मैट्रिक्स की सम पावर फाइंड करनी हो, जैसे यहाँ पे ए क्यूब फाइंड करना है, तो आप करते क्या हो बेटा, सिंपल एक रिजल्ट हम फॉलो करते हैं इसमें कि व्हेन ए डायगोनल मैट्रिक्स इज रेज टू अ पावर, ईच डायगोनल एलिमेंट इज रेज टू दैट। तो आपको अगर उसकी पावर कोई फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वही सेम पावर रेज कर देंगे। जैसे यहाँ पे ए क्यूब फाइंड करना था
और डायगनल एलिमेंट थे 5 5 5, तो इसकी भी वही पावर रेज कर देंगे, ए 5 क्यूब 5 क्यूब 5 क्यूब, तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब मान लो यहाँ पे A5 दिया होता है ना, तो फिर उस अकॉर्डिंगली हम उस पर्टिकुलर डायगनल एलिमेंट को के ऊपर वो पावर रेज कर देते, तो वो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट निकल आता। तो ये है आपका आंसर। तो ये हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। दिस इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। करेक्ट है बेटा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो इफ़ ए इज़ दिस मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट क्या है, पहली रो में 1 2 3 और दूसरी रो में -4 3 एंड 7, और बी आपकी मैट्रिक्स है जिसकी पहली रो के एलिमेंट 4 3 -1 2 0 5, और देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो आपको बताना है कि गिवन ये 4 स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक बार पढ़ के देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स है। कहता है ओनली ए बी इज डिफाइंड, ओनली बी ए इज डिफाइंड, ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, ए बी एंड बी ए बोथ आर नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है आंसर सी इज करेक्ट, लेकिन ये आया कैसे। ठीक है, अब देखो ए बी है, बी ए है, ए बी बी ए, मतलब बेटा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पे डिफाइन हो रही है कि नहीं हो रही, वो चेक करके हमने बताना है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो कब आपकी प्रोडक्ट जो होती है दो मैट्रिसेस की डिफाइन होती है, अगर हम ए बी चेक कर रहे हैं, ठीक है, ए बी चेक कर रहे हैं, तो पहली मैट्रिसेस के जितने नंबर ऑफ क्या होते हैं, कॉलम इस तरीके से, ये है आपका कॉलम 1, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3, इस तरीके से कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, ये है रो 1, ठीक है, ये है रो 2, ये है रो 3। ठीक है, रो 1 रो 2 रो 3। तो अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स अगर इक्वल है, तो उसकी जो प्रोडक्ट होगी वो जो होती है वो डिफाइन होती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ए और बी की जो प्रोडक्ट है वो डिफाइंड है। इसी तरीके से आप क्या चेक कर लो कि बी ए की प्रोडक्ट डिफाइन है कि नहीं है। ठीक है, तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ए, उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा बेटा, ये, ठीक है, कि ए मैट्रिक्स है उसका मैंने लिख लिया कि क्या है, ऑर्डर क्या दिया हुआ है 2x3, और बी का ऑर्डर क्या है 3x2। इसमें 2 रोज और 3 कॉलम है, 2 रोज और 3 कॉलम, और इसमें क्या है 3 रोज और 2 कॉलम, 3 रोज और 2 कॉलम। ठीक है बच्चे, तो प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज डिफाइंड, ऐसे क्यों डिफाइंड है वो मैंने बता दिया कि ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 3 है। ठीक है, और वो किसके इक्वल है, मस्ट बी इक्वल, किसके इक्वल आने चाहिए, नंबर ऑफ रोज इन बी, नंबर ऑफ रोज इन बी इज 3। तो इसके कॉलम इसकी रोज के इक्वल है, तो ये दोनों जो है डिफाइंड हो रहे हैं। तो अगर मैंने सिमिलरली मैंने क्या चेक करना है कि बी एक डिफाइंड है कि नहीं है, वो ये वही बच्चे मैंने थ्योरी लिखी हुई है, एक बार आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, वैसे मैंने आपको समझा दिया कि इसमें क्या है कि ए का ऑर्डर लिख लिया, बी का देख लिया, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन बी, तो प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड। और रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो आएगा ए बी, उसका ऑर्डर क्या आएगा बेटा, 2x2 की ऑर्डर आएगी। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि बी ए डिफाइंड है कि नहीं। तो बी के कॉलम चेक करेंगे, ए की रोज चेक करेंगे। बी का ऑर्डर देखो क्या है, बी का ऑर्डर इज 3x2, ए का ऑर्डर इज 2x3। ठीक है, अब इसके कॉलम देखो, कॉलम इज 2, बी के कॉलम 2 है, ए के रोज कितने हैं, अब इसकी रोज देखनी है, तो ए के रोज इज 2, तो इसके भी 2 है, इसके कॉलम 2 है, इसकी रोज 2 है, तो दोनों हो गए इक्वल। तो इक्वल है तो इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, वेयर वी हैव सीन कि ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाँ जी बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो आप देख सकते हैं कि ये तीसरा क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, लेकिन पेपर में ये इसका नंबर है 4। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इफ़, ये जो बार्स के अंदर नंबर्स दिए आपको पहचान होगी, ये डिटर्मिनेंट है। कहता है इफ़ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट देन द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल के बतानी है क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए इज़ 3, बी इज़ 7, सी इज़ +-7, डी इज़ +-3। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट देखो कैलकुलेटिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड्स। सबसे पहले आपको इन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा दोनों साइड पे, और बीच में इक्वालिटी है तो उन दोनों को इक्वेट भी साथ में करना पड़ेगा। तो पहले लेफ्ट हैंड का डिटर्मिनेंट देखेंगे, तो लेफ्ट आपको डिटर्मिनेंट पता क्या होगा, 2x × x।
ठीक है, 2x इंटू एक्स, बीच में माइनस का साइन, फिर 12 इंटू 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, फिर आगे आ जाएगा आपका 6 ठीक है जी, तो इधर 6 × 3 -5 × 4, -5 × 4, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर, 12 × 5 इज कितना होता है आपका 60 होता है, ठीक है, 6 × 3 कितना होता है बेटा 18 होता है, ठीक है, और -5 × 4 इज -20, तो -20 और बाहर ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो +20 आ जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 + 20 कितना आ जाएगा बेटा आपका 38, ठीक है, और इस साइड पे सेम 2x स्क्वायर -60, तो -60 को अब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +60, ठीक है, +60 करेंगे तो ये सॉल्व करके दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 98, तो इधर आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 98, तो 2 को इधर डिवाइड में लेके आएंगे तो 98 कैंसिल हो जाएगा, कितने पे जाएगा ये 49 पे जाएगा, तो आपका आ गया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा +-7, तो +-7 देख लो आपके किस ऑप्शन में है, इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर विच इज़ +-7। समझ में आ गया बच्चे, ये आपका था 4th क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इफ़, ये क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन पेपर का। बच्चे आप देख पा रहे हो कि कितने सारे MCQs हमारे आए हुए हैं इसी 2 चैप्टर्स में से, ठीक है, तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में से ये कभी कभी वेरी भी कर जाता है, कई बार होता क्या है क्वेश्चन पेपर में आपके शॉर्ट आंसर्स में आ जाते हैं, कई बार ये वेरी शॉर्ट में आ जाते हैं, कई बार अकेले लॉन्ग में आते हैं, ठीक है, लेकिन इस वाले पेपर में हमें वेटेज जो इसकी देखने को मिल रही है वो MCQs में ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। कई बार होता है कि 1-2 क्वेश्चन MCQ में होते हैं, बाकी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में देखने को मिल रहे होते हैं, तो और एक लॉन्ग क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से करना है बच्चे, बहुत ही इजी और स्कोरिंग चैप्टर है ये आपका, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ दिस मैट्रिक्स, ये आपको पता है ये जर्नल फॉर्म है AIJ, ठीक है, और AIJ कहाँ से पता चलते हैं, इसके ऑर्डर से 3x3 के, मतलब I क्या डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज, J क्या बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये आपकी जो मैट्रिक्स है वो एक 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है। कैसी मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो एक ही पेपर में डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर बेस 2 क्वेश्चंस आ गए हैं, तो डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस देखा करो, तो ध्यान से पढ़ा करो उसको, ठीक है। तो सच दैट A11 एलिमेंट बताया हुआ डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स आपको पता होगा, रिकॉल करवा दूं कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और डायगोनल के मतलब नॉन ज़ीरो और ज़ीरो दोनों टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट तो सारे ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट तो पता होने चाहिए, वो इसने बता दिया है, वो क्या क्या है, A11 दिया हुआ है, A22 5 दिया हुआ है, A33 -2 दिया हुआ है, और उसका हमने क्या इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, और ऑप्शन दे रखे कहते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो 0 है या -10 है या 10 है या 1 है, और मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि आंसर सी है, ठीक है। एक बार खुद से अटैम्प्ट करके देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है, हर क्वेश्चन जो मैं करवाती हूँ ना एक बार पहले खुद ट्राई किया करो, अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो देखो, ठीक है। वैसे आपकी ईज़ के लिए अगर आप पहले वीडियो देख के फिर सॉल्व कर रही हैं, लेकिन एक बार खुद अपने हाथ से अगर आप ट्राई कर लोगे ना तो ये बहुत ईजी, मतलब अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है बच्चे। तो अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स जैसे मैंने आपको बता दिया क्या है, ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे एक जर्नल मैट्रिक्स पहले मैंने लिख ली है, ए मैट्रिक्स, ठीक है, 3x3 की जर्नल मैट्रिक्स, फिर मैंने इसमें एंट्रीज डाली हैं, क्योंकि ये डायगोनल थी तो नॉन डायगोनल एलिमेंट तो सारे 0 हो गए, और डायगोनल एलिमेंट में A11 पोजीशन पे 1 दिया हुआ था, A22 पे 5 और A33 पे -2। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो मैंने पीछे ही बताया आपको डिटर्मिनेंट जब भी अच्छा नहीं बताया, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है तो ये रिजल्ट है, नोट कर लीजिए बेटा कि डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे आता है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट करेंगे 1 × 5 × -2, तो 1 × 5 इज़ 5 एंड 5 × -2 इज़ -10, ठीक है बेटा। तो ये -10 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ना करेक्ट कर लेना, मैंने यहाँ पे गलती से C डाल दिया, यहाँ पे B आएगा, ठीक है,
बी आएगा, आंसर इज -10, ये है आंसर आपका। ठीक है बेटा, तो आंसर ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, -10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है पेपर में। ठीक है, और ये लास्ट MCQ है जो उस पेपर में आया था, और आप देख सकते हैं कि टोटल 5 क्वेश्चंस आए हैं MCQs में इस डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स आपको दे रखी है 4 + x, x - 1 - 2 एंड 3, और ये क्या है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। कहता है अगर इफ़ दिस मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ एक्सिस, तो x की वैल्यू बतानी है वैसे क्या होगी। अब सिंगुलर मैट्रिक्स है, अब जिनको तो ये बिल्कुल भी नहीं पता सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है उनके लिए क्वेश्चन मुश्किल हो गया, लेकिन अगर जिनको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ईजी है। तो मैं बता देती हूँ जिनको नहीं पता, ध्यान से सुनना बच्चे। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जिनका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो आपके पास ये मैट्रिक्स है जो सिंगुलर है, तो मतलब इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो गिवन मैट्रिक्स को उस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स लिख लिए। अब वी सेट इट्स डिटर्मिनेंट 0, अब इसका डिटर्मिनेंट 0 करेंगे, मतलब क्या है कि इसको बार्स में लिख के इक्वल टू 0 लिख देंगे। डिटर्मिनेंट 0 है तो 0 निकाल लो, फिर इसकी वैल्यू निकालो। 4 + x × 3 लिखेंगे, 4 + x × 3 माइनस -2 × x - 1, तो ये लिख लेंगे बच्चे इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 3 × 4 इज 12, 3 × x इज 3x, और इधर देखो माइनस बाहर ऐसे ही है, तो ये माइनस का ये माइनस का प्लस हो गया, तो बीच में कॉमन साइन प्लस आ जाएगा, और 2 × x इज 2x, और 2 × -1, अब बाहर प्लस है। ठीक है, ये तो हो गए ना प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो 2 × -1 इज -2 इज इक्वल्स टू 0। तो x वाली टर्म्स ऐड कर दो, नॉन x वाली भी सिंप्लीफाई कर दो, तो 12 - 2, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, और 3x + 2 इज 5x इज इक्वल्स टू 0। अब 10 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -10, और 5 को इस साइड पे लेके आएंगे डिवाइड में, क्योंकि वैल्यू x की चाहिए, 5x की नहीं। x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -10/5 विच इज़ -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब देख लो -2 कहाँ पे है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑलमोस्ट सी ही ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, तो -2 आंसर। क्लियर है बेटा, तो ये थे हमारे MCQs। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। हाँ जी बच्चे, तो नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो है लॉन्ग आंसर्स का। देखिए इस वाले पेपर में, ये जो हमारा पेपर चल रहा है 65, 5 और 1, ठीक है, 2025 में ये जो पेपर कंडक्ट हुआ था वही पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें MCQs 5 आए थे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में से देखने को मिला है। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड के ऊपर बेस्ड है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा हमें शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर्स नहीं मिले हैं इसमें। ठीक है जी, तो इसलिए हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ फर्नीचर वर्कशॉप प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ फर्नीचर। कहता है कि एक फर्नीचर वर्कशॉप है आपके पास, ठीक है, और वो क्या कर रही है, 3 तरीके के प्रोडक्ट बना रही है बेटा, 3 तरीके के फर्नीचर्स बना रही है। एक चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, बेड्स हैं। क्या बना रही है, चेयर, टेबल और बेड, 3 तरीके के फर्नीचर है। ठीक है, अब ईच डे, हर दिन वो बना रही है ये तीनों चीज़ें। ठीक है जी, पहली लाइन क्लियर हो गई। आगे है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर पीसेस प्रोड्यूस्ड इज 45। कहता है एक पर्टिकुलर डे, अब मतलब रोज़ की बात है, रोज़ बनाते तो उसमें से कोई एक दिन हमने चुन लिया, और उस पर्टिकुलर डे में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कितनी हो रही है, तीनों चीज़ों की, द टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर पीसेस, चेयर, टेबल और बेड की बात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर पीसेस उस पर्टिकुलर डे के ऊपर कितने बनाए गए हैं, 45 बनाए गए हैं। तो क्लियर है, ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर पीसेस प्रोड्यूस्ड इज 45। तो टोटल उस दिन इन तीनों को मिला के कितने प्रोडक्शन हुई है, 45 यूनिट्स बनाए गए हैं टोटल। ठीक है, अब इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट द प्रोडक्शन ऑफ बेड्स एक्सीड्स दैट ऑफ चेयर्स बाय 8। कहता है कि ये भी देखा गया कि प्रोडक्शन ऑफ बेड जो है वो एक्सीड की है। किससे एक्सीड की है, एक्सीड का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना, ज़्यादा आना। ठीक है, तो बेड की प्रोडक्शन किससे ज़्यादा हुई है, दैट ऑफ चेयर्स। ठीक है, चेयर्स से ज़्यादा हुई है। कितनी ज़्यादा हुई है, 8
8 नंबर ज़्यादा हुई है, 8 यूनिट ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो ये मैं जब स्टेटमेंट सिंप्लीफाई करूँगी ना तब आपको बताऊँगी ये कंडीशन कैसे लिखनी है, लेकिन इतनी बात समझ में आएगी कि बेड की प्रोडक्शन चेयर की प्रोडक्शन से 8 नंबर ज़्यादा हुई है, ठीक है जी। तो अभी आगे देखिए, वाइल द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बेड्स एंड चेयर्स टुगेदर इज ट्वाइस द प्रोडक्शन ऑफ टेबल्स, लेकिन ठीक है वाइल इसी के साथ हम क्या देख रहे हैं कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ बेड एंड चेयर, बेड और चेयर की जो टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है, टुगेदर क्या है, ट्वाइस मतलब दोगुनी है, किसकी प्रोडक्शन से, टेबल की प्रोडक्शन से, ठीक है। अब आगे देखिए, डिटरमिन द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्नीचर यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो ईच टाइप ऑफ यूनिट्स उस पर्टिकुलर डे में आप कह सकते हो कि कितने आपने मतलब प्रोड्यूस किए, वो आपको निकालने हैं मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहले तीनों यूनिट्स के लिए 3 वेरिएबल ले लेते हैं, चेयर्स के लिए मैक्स ले लेते हैं, टेबल्स के लिए वाई और बेड्स के लिए जेड ले लेते हैं। फ्रॉम द गिवन कंडीशन वी कैन राइट द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। अब जो गिवन कंडीशन दी हुई है, क्या मैंने कंडीशन भी दोबारा लिखी है, तो एक बार ध्यान से देखते हैं इसको। टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर पीसेस इज़ 45। तो टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर पीसेस 45 है, मतलब चेयर्स, टेबल्स और बेड टोटल कितने 45 प्रोड्यूस हुए हैं उस पर्टिकुलर डे। तो उनको हमने यूज़ किया एक्स वाई जेड से, तो आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। अगली कंडीशन थी द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बेड्स एक्सीड्स दैट ऑफ चेयर्स बाय 8, कि बेड की प्रोडक्शन चेयर की प्रोडक्शन से 8 ज़्यादा हुई है। तो बेड किससे डिनोट कर रहे हैं आप, जेड से डिनोट कर रहे हैं। तो जेड की प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू क्या आएगी, चेयर की प्रोडक्शन से 8 ज़्यादा, ठीक है। तो चेयर की प्रोडक्शन प्लस 8, क्लियर होगी बच्चे, एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू जेड। बेड की प्रोडक्शन चेयर की प्रोडक्शन से 8 ज़्यादा है, तो चेयर के जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगे उसमें आपको 8 प्लस कर दो तो वो आपकी आ जाएगी बेड के प्रोडक्ट्स। तो इसको अगर सिंप्लीफाई मतलब आपने लीनियर सिस्टम में लिखना है तो ये कैसे लिखोगे, माइनस एक्स प्लस 0 वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स को पॉजिटिव कर दो प्लस 0 वाई, ठीक है, माइनस जेड, माइनस कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 0 वाई माइनस जेड, और ये माइनस जो कॉमन लिया वो दूसरी साइड पे आके -8, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। फिर आगे बच्चे नेक्स्ट तीसरी कंडीशन क्या है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बेड्स एंड चेयर्स टुगेदर इज ट्वाइस द प्रोडक्शन ऑफ टेबल्स। जो टोटल प्रोडक्शन आ रही है बेड और चेयर्स की, वो क्या आ रही है, टुगेदर की जो प्रोडक्शन है वो दोगुनी है टेबल की प्रोडक्शन से। तो यहाँ पे क्या आएगी, एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2y आ जाएगा, दोनों का टुगेदर इज इक्वल्स टू ट्वाइस दी प्रोडक्शन ऑफ टेबल्स। ये आ गई कंडीशन, ईजी थी, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनो, दोनों की जो टोटल प्रोडक्शन है एक साथ वो किसके इक्वल है, ट्वाइस द प्रोडक्शन ऑफ टेबल के इक्वल है। तो ट्वाइस द प्रोडक्शन मतलब 2 टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ टेबल इज वाई यूज़ किया ना टेबल के लिए, तो इसीलिए ये आ जाएगा एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स 2y इस साइड पे, तो ये बन गया -2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। तो अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे और एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ निकालेंगे और बताएंगे कि कितने यूनिट्स आपके प्रोड्यूस हुए हैं चेयर्स, टेबल्स और बेड के, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो जो मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पीछे लिखे थे वो इसको एक बार साथ में लिख लिया बेटा। तो पहली इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 45, ठीक है। दूसरी इक्वेशन माइनस एक्स प्लस 0y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 8 है, उसको हमने इस तरीके से लिखा था, एक्स प्लस 0y माइनस जेड इज इक्वल्स टू -है। तो यूज़ हम इसको करेंगे बच्चे, ठीक है, यूज़ हम इसको करेंगे, इसको अगर आप इस तरीके से भी कर लोगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने इसको यूज़ किया, मैंने माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया था, ठीक है, क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट पॉजिटिव रहे, लेकिन अगर नहीं भी होते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे भी हो जाएगा। लेकिन मैंने इस वीडियो में यहाँ इस इक्वेशन को लिया, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, वेयर ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, किसके कोफिशिएंट, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। एक्स क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स होती है, ये जो एक्स वाई जेड है ये क्या है, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स के अंदर आएंगे, वेरिएबल मैट्रिक्स बोलते हैं। और बी क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो तीनों को हमने अलग अलग करके लिख लिया, ठीक है जी। तो अब देखो, ये अगर आपको ना पता चले एक बार बता देती हूँ कैसे लिखते हैं। ये ए मैट्रिक्स क्या है, हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो देखो पहली इक्वेशन देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे आ गया
पहली रो में सारे इसके कोफिशिएंट आएंगे पहली इक्वेशन के। तो y का कोफिशिएंट इज़ 1, तो 1 यहाँ पे आ गया। z का कोफिशिएंट इज़ 1, यहाँ पे आ गया। अब सेकंड इक्वेशन देखो, x प्लस 0y माइनस z, तो इसके कोफिशिएंट सारे यहाँ पे सेकंड रो बनेंगी। तो 1 आएगा x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट देखो 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। z का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी इक्वेशन देखो, x माइनस 2y प्लस z, तो इसकी जो कोफिशिएंट्स हैं, तो x का कोफिशिएंट इज़ 1 तो यहाँ पे 1 आ गया। y का कोफिशिएंट इज़ -2, यहाँ पे -2 आ गया। z का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। तो ये बन गया आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स A। ठीक है, वहीं अगर B की बात करें तो B कांस्टेंट मैट्रिक्स है, तो इक्वेट किए हुए सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, B मैट्रिक्स बनाते हैं। तो 45 आ गया, -8 आ गया, 0 0 आ गया। ठीक है, तो ये बन गई कांस्टेंट मैट्रिक्स। अभी एक चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि आप कोफिशिएंट यहाँ से ले लें और कांस्टेंट यहाँ से ले लें। तो जिसके कोफिशिएंट ले रहे हो, जैसे मैंने इसके लिए हैं, ठीक है, इसके लिए ना, तो जिसके कोफिशिएंट ले रहे हो उसी का कांस्टेंट लेना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सॉल्व नहीं हो पाएगी वो इक्वेशन। और वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, एक्स वाई जेड वेरिएबल है, तो एक्स वाई जेड वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे है ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ठीक है, आप पढ़ के आए हो ये अपने चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले इसको ए इनवर्स को निकालनी, बी की वैल्यू है, एक्स की है, ए इनवर्स नहीं है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला मेथड क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करना। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे और फिर बार्स में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट मैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो फाइंड कर रही हूँ, तो फर्स्ट रो फाइंड करूँगी तो पहला एलिमेंट A11 एज इट इज़। ठीक है, फिर पहली रो भी छोड़ दो, पहला कॉलम भी छोड़ दो, ये अंदर वाले एलिमेंट को सॉल्व करेंगे। तो 0 × 1, ठीक है, 0 आ गया। फिर माइनस का साइन आएगा, फिर -1 × -2, ये लिख दिया। अगला, अब यहाँ पे इसका देखो, ये क्या है, 1 2 पोजीशन है, 1 2 पोजीशन है ना, विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर रहे हैं, हाँ जी बच्चे, तो ये 1 2 पोजीशन है। 1 2 पोजीशन में वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 2 पोजीशन है तो 1 + 2, देखो A12 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आता है, ऑड नंबर आता है। ठीक है, ऑड नंबर जहाँ पे भी हो तो आपका कोफिशिएंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर ये सब नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब भी 1 2 पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू रो 1 कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, फिर 1 आएगा, ये लिख दी वैल्यू। फिर फर्स्ट रो छोड़ दो, सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1, माइनस का साइन, फिर -1 × 1, -1 × 1। ठीक है, फिर आगे प्लस, ठीक है, प्लस आ जाएगा थर्ड एलिमेंट के आगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे 1। ठीक है, तो आगे फर्स्ट रो को छोड़ना है और थर्ड कॉलम को छोड़ना है, तो यहाँ पे 1 × -2, 1 × -2, फिर माइनस का साइन। ठीक है, फिर 0 × 1, 0 × 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चे। ठीक है जी, तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो ध्यान से, 0 है, 0 लिख दिया। अब -1 × -2, तो 2 हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे वैल्यू आगे फिर भी नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर -1, फिर अब देखो 1 × 1 इज़ 1। ठीक है, -1 × 1, ये आ गया माइनस का 1, सॉल्व करके -1 आ जाएगा। फिर -1 × माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया +1, ठीक है, ये वाला। तो अंदर सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के, 1 × -2 आ जाएगा, -2, 0 × 1 0, 0 आ गया। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो 1 × समथिंग इज सेम एलिमेंट, तो 0 - 2, 1 × -2, ठीक है, 1 + 1 इज़ 2, 2 × बाहर वाला -1, तो ये आ गया -2, और -2 × 1 इज -2, तो हम इसको 3 बार ऐड कर रहे हैं तो -6 वैल्यू आ रही है। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -6। अब -6 है, 0 तो नहीं है ना, -6 है, तो डिटर्मिनेंट इज़ नॉन ज़ीरो। जब डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो इन्वर्स जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इन्वर्स अब एग्जिस्ट करेगा तो आगे जाने का फ़ायदा है। मान लो अगर यहीं पे पता चल जाता, नहीं एग्जिस्ट करता, तो यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म था। ठीक है, फिर उस अकॉर्डिंगली आगे केस बनता है। अब देखिए आगे, हाँ जी बच्चे, तो आगे है कोफैक्टर। ठीक है, उसी ए मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये हमारी ए मैट्रिक्स थी,
तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला फॉलो करना होता है, CIJ इज इक्वल्स टू -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ। अब ये CIJ क्या होते हैं, ये कोफैक्टर्स जो हम निकाल रहे हैं वो होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे 3x3 की है आपकी मैट्रिक्स है, तो हर एक एलिमेंट जैसे A11, A12, A13 हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अपना एक इंडिविजुअल कोफैक्टर आता है, ठीक है जी। वैसे आप मतलब एक बार पढ़ के आए हैं क्लास में, तो आई होप ये क्लियर है, लेकिन अगर नहीं याद तो ये कोफैक्टर का फॉर्मूला है। ये MIJ क्या है, ये माइनर्स होते हैं बेटा, माइनर्स। जैसे आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ा, ये अंदर वाला बचा, तो ये क्या है, इस पहले एलिमेंट का माइनर वैल्यू देगा आपको, ठीक है। तो अब देखो C11 कैसे निकालेंगे, C11 निकालने के लिए, ठीक है, -1 की पावर में 1 + 1, ठीक है, ये जो है IJ की वैल्यू जो भी होगी उनका सम यहाँ पे आएगा, और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ दो, ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो क्या आएगा 0 -1 -2 1, तो ये लिख लिया। अब ये डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 0 × 1 इज 0, माइनस ऑफ -1 × -2, तो ये मल्टीप्लाई होके +2 और आगे माइनस का साइन है, ठीक है। और बाहर 1 की पावर 1 + 1 मतलब -1 की पावर क्या आई थी, 2 आई थी, तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये पॉजिटिव, ये हट गया, तो बचा क्या, अकेला -2 बचा, तो ये इट्स वैल्यू इज -2। ऐसे ही C12 है, C12 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 मतलब फर्स्ट रो छोड़नी है, सेकंड कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट रो छोड़ी, सेकंड कॉलम छोड़ा, बचा क्या 1 -1 1 1, ठीक है। तो ये लिख दिया यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर -1 की पावर 3, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा -1 बचेगा, और अंदर क्या बचेगा 1 × 1 1 आ गया, फिर माइनस का साइन आएगा बीच में, और 1 × -1, तो ये -1, तो माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ पे आ गया 2, और ये बाहर माइनस है तो -2, ठीक है। तो ये C12। इसी तरीके से बच्चे देख लो C13 निकाला है, -1 की पावर 1 + 3 है, ठीक है, फर्स्ट रो छोड़ेंगे, थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, तो ये आएगा आपके पास, देखो एक बार, फर्स्ट रो छोड़ी, थर्ड कॉलम छोड़ा, तो बचा क्या 1 0 1 -2, ठीक है, 1 0 1 0 1 -2। तो अब बाहर सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि पावर इवन है, पॉजिटिव आ गया, और अंदर क्या बचा -2, 1 × -2 इज -2 और -0, तो ये बचा, और सॉल्व करके -2। आगे 2 1 पोजीशन, 2 1 पोजीशन का कोफैक्टर कैसे आएगा, -1 की पावर 2 + 1, ठीक है, और सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो बचा क्या 1 1 -2 1, ठीक है। तो अब देखो आगे, ये लिख दिया। अब बाहर सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 3, तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा, तो -1 आ गया, और अंदर सॉल्व करेंगे तो 1 -2, ठीक है, तो ये आ गया अंदर 3, तो इसको मल्टीप्लाई किया, वैल्यू इज -3। ऐसे ही C22 निकालेंगे, वैल्यू 0 आएगी, C23 निकालेंगे तो वैल्यू हमारी 3 आएगी, ठीक है। C31 निकालेंगे, -1 आएगी वैल्यू, C32 निकालेंगे, वैल्यू 2 आएगी, ठीक है जी। और इसी तरीके से आप सेम C33 निकालेंगे, 1 मिनट बेटा, हाँ जी, तो अगर आप C33 वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमने क्या लिखा, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ये सारे कोफैक्टर मैट्रिक्स बना ली, C11 C12 C13। अब जो भी आपने वैल्यूज़ निकाली है, जैसे C11 की वैल्यू क्या आई थी हमारी -2, वो लिख दी, C12 की वैल्यू क्या आई थी -2, C13 की वैल्यू -2, C21 की वैल्यू -3, C22 की वैल्यू 0, C23 की वैल्यू 3, C31 की वैल्यू -1, C32 की वैल्यू 2, C33 की वैल्यू -1। तो ये बन गई हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो वही बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज दिस, ये आ गई। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी थी, तो वो हमने निकाल ली है, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर, कोफैक्टर जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना, या फिर सारे के सारे कॉलम को रोज़ में चेंज कर देना, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा एडजॉइंट। अब मैंने रो को कॉलम में चेंज किया, तो पहली रो बन गई पहला कॉलम, ठीक है, सेकंड रो बन गई सेकंड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो बन गई
थर्ड कॉलम, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया आपका। अब निकालेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, -6, ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/6, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका आ गया ए इनवर्स। तो अब निकालेंगे एक्स की वैल्यू। तो बेसिकली हमें सॉल्व तो वही करने हैं ना, वेरिएबल सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ठीक है। तो ये है वेरिएबल मैट्रिक्स, ये ए इनवर्स की पूरी की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस याद है, तो ये यहाँ पे वही अप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं, फर्स्ट रो पहले तो देख लेंगे, पॉसिबिलिटी है, वैसे है इसमें पॉसिबिलिटी। इसकी देखो 3x3 है और इसकी क्या है 3x1, तो नंबर ऑफ कॉलम इसके पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज मैच कर रहे हैं ना, तो बस प्रोडक्ट डिफाइंड है। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 × 45, ठीक है, -2 × 45 प्लस का साइन, फिर -3 × -8, सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट होगा, -3 × -8, फिर -1 × 0, -1 × 0, ठीक है। अब आगे कॉलम है ही नहीं, एक ही कॉलम था, तो बस यहीं पे ख़त्म हो गया। अब अगला देखो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, -2 × 45, -2 × 45 प्लस 0 × -8, 0 × -8, 2 × 0, 2 × 0, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व। अब आगे -2 × 45 कैसे आया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -2 × 45, 3 × -8, -1 × 0, तो बीच में प्लस के साइन। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, हाँ जी बच्चे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी मैट्रिक्स की। तो -2 × 45 इज़ 90, -90, -3 × -8, माइनस माइनस प्लस हो गए तो 24, और 0 × समथिंग इज़ 0, तो यहाँ पे 0। इसी तरीके से आगे आ जाएगा -90 + 0 + 0, फिर -90 -24 + 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा -90 + 24 इज़ -66, -90 एज इट इज़, -90 -24 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो -114, ठीक है। तो -1/6 है तो डिवाइड हो जाएगा अंदर आके, तो सारे नेगेटिव हट गए क्योंकि बाहर भी नेगेटिव है और यहाँ पे अंदर सब एलिमेंट्स के साथ नेगेटिव है। और 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 11, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 19। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 11, वाई की वैल्यू आ गई 15 और जेड की वैल्यू आ गई 19। सो एक्स था क्या, चेयर्स थी, तो चेयर्स की वैल्यू हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, 11 यूनिट्स। और वाई क्या था हमारा, टेबल्स, तो टेबल्स कितने प्रोड्यूस हुए, 15। और जेड क्या था हमारा, जेड क्या था हमारा, बेड्स, और बेड्स कितने प्रोड्यूस हुए, 19। तो ये था बच्चे हमारा मैट्रिसेस का स्टेटमेंट का क्वेश्चन था ये, जो कि 5 मार्क्स के सेक्शन नंबर डी में आया हुआ था। और पेपर मैंने आपको बता दिया, ये 2025 का पेपर था, ठीक है। बेसिकली 2024-2025 कहते हैं, ये सेशन था हमारा, ठीक है। सेट 1 पेपर कोड आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो अगर आपने ये वाली वीडियो कंप्लीट की है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप बहुत ही सिंसियरली इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी सीरीज़ में नेक्स्ट हम वीडियो ज़रूर जल्दी लेके आएंगे, ठीक है जी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारी वीडियो को सपोर्ट करिए, और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से करने के लिए ये वीडियोस को कम से कम 2-3 बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस हैं, तो आपको बहुत ही बेनिफिट देंगी, ठीक है जी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो हम यही कोशिश करेंगे कि हमारा कंटेंट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे कि अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करें और अपने अच्छे स्कोर करें मार्क्स को, ठीक है, और अच्छे मार्क्स लेके आएँ बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच बच्चे वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। एक बात बच्चे मैंने बतानी थी कि पिछले पेपर जो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक मैंने करवाया था इसी पेपर में से, इसी क्वेश्चन पेपर में से, वहाँ पे ना स्टार्टिंग में मैंने 2024 लिखा हुआ है बेटा, वो पेपर यही है,
वो सेशन लिखा हुआ है 2024, ठीक है। 2024 बेसिकली स्टार्टिंग सेशन था ना आपका, 2024 में ही शुरू हुआ था। और पेपर जो कंडक्ट हुआ था तो मैंने उसकी डेट इसी वीडियो की स्टार्टिंग में बता दी है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।